नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे सितारे से जिसने सारी उम्र लिखा तो अंग्रेजी में, लेकिन उनके चाहने वालों में हिंदी पढ़ने वाले कई गुना हैं और हिंदी पाठक भी उन पर जान छिड़कते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खुशवंत सिंह की। करीब 80 साल पहले उन्होंने कलम के साथ जो सफर शुरू किया था वो आज भी बदस्तूर जारी है। अमीर खानदान, दूर दूर तक फैला था नाम। इलाके भर में रईसी ठाट बाट के किस्से सुनाए जाते थे। करीब 100 साल पहले किसी परिवार के हजारों कारिंदे हों तो उसकी हैसियत किसी महाराजा से कम क्या होगी। शानो शौकत भरे इस माहौल में पले बढ़े थे खुशवंत। ये कहानी शुरू होती है 100 साल पहले के हिंदुस्तान से। पंजाब के लाहौर और राजस्थान के बीच बसा एक गांव हडाली। इसी गांव में रहते थे प्यारे लाल, इलाके के मालदार साहूकार। दूर दूर तक फैला था व्यापार। प्यारे लाल के बेटे इंदर ने पिता का अपनाया कारोबार, लेकिन मजहब बदल दिया और बन गए सरदार सुहेल सिंह। सुहेल सिंह ने भी बेशुमार दौलत कमाई। घर में सैकड़ों ऊंट थे। ऊंटों के ये काफिले अमृतसर और लाहौर तक जाते, नमक और खजूर लाद कर ले जाते और सिक्के भरकर लौटते। लोगों के बीच इस खानदान की अमीरी को लेकर किस्से कहे जाते थे। सुहेल के बेटे सुजान सिंह ने पिता का मजहब तो अपनाया, लेकिन कारोबार बदल दिया। सुजान सिंह को आज भी पाकिस्तान में लोगों ने याद रखा है। उनके नाम पर वहां सुजान सिंह रेलवे स्टेशन है। इन्हीं के नाम पर दिल्ली में भी सुजान सिंह पार्क है। सुजान सिंह के बेटे सुभा सिंह थे। सुभा सिंह ने भी पिता का कारोबार नहीं अपनाया और दिल्ली आ बसे। तब सुभा सिंह के बेटे खुशहाल सिंह की उम्र थी सिर्फ 4-5 साल। सुभा सिंह ने दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक सूत मिल खरीदी। मिल चली नहीं और ताला पड़ गया, लेकिन सुभा सिंह की ठेकेदारी चल निकली और परिवार आ गया पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली। खुशहाल सिंह थोड़ा समझदार हो गया था। घर के लोग प्यार से शाली बोलते, मगर दोस्त इसी नाम से खुशहाल को चिढ़ाते भी थे। खुशहाल को यह खराब लगता था और उसने बड़े भाई भगवंत सिंह के नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया, खुशवंत सिंह। बस तब से आज तक दुनिया खुशहाल सिंह को खुशवंत सिंह के नाम से जानती है। क्या आपको याद है किसी ने अपना नामकरण खुद किया हो? शायद लाखों या करोड़ों लोगों में से कोई होगा। हडाली की यादें खुशवंत सिंह के ज़हन में आज भी ताजा हैं। पैदाइश मेरी एक छोटे से गांव, इसका नाम हडाली, ज़्यादातर मुसलमान बलोच उनका गांव था। इसमें सिर्फ 5-6 सिखों के घर, कुछ हिंदुओं के घर और बिल्कुल रेतीला टब वहाँ मैदान रहता था। कुछ उगता नहीं था सिवाय कुछ खजूर के पेड़। उन दिनों दरियागंज में मॉडर्न स्कूल हुआ करता था। खुशवंत की पढ़ाई इसी स्कूल से शुरू हुई। दिल्ली में तब ट्राम चलती थी। सब्जी मंडी टर्मिनल से ट्राम पकड़ते, वहां से जामा मस्जिद आते और तांगे में बैठकर स्कूल जाते। स्वभाव से थोड़े देहाती और डरपोक खुशवंत को अंग्रेजी कम आती थी। दिन भर गुल्ली डंडा खेलते और रात में कोटला चपाकी, यानी एक तरह से आंख में चोली।
मैथ्स में अक्सर 0 लाते। स्कूल में स्केल से मार पड़ती, थप्पड़ खाते, मुर्गा भी बनते और कभी-कभी पूरे स्कूल के सामने पिटाई लग जाती। लेकिन घर आकर दादी की गोद मिल जाती तो सारे दुख भूल जाते। He is very close to his grandmother, much closer to his mother and his grandmother, of course, grandmother and mother, than to his father, because वो उस ज़माने में एक kind of feudal tradition था that you had a distance between the sons and the father. इसी दौरान पिताजी को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक बसाने का ठेका मिला और पूरा परिवार रायसीना गांव में आकर रहने लगा। मकान बहुत बड़ा था, 2-4 एकड़ में रहा होगा। पिताजी का कारोबार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि करीब 6000 कारिंदे और दर्जनों मुनीम और क्लर्क उनकी सेवा में थे। आज के राष्ट्रपति भवन के आसपास उन दिनों सड़कों पे बिजली भी नहीं थी। गीदड़ दिन रात चिल्लपों मचाते, रात में झींगुर बोलते और चौकीदार जागते रहो की टेर लगाते। हमारा खून इस शहर में है, नई दिल्ली में। साउथ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट जो मेरे पिताजी ने बनाया, उसके एल्कोव में एक पत्थर लगा हुआ है संगमरमर का, जिस पे नाम लिखे हुए हैं उन लोगों के जिन्होंने इसको बनाने में मदद ली, ठेकेदारों के नाम हैं। सबसे ऊपर नाम मेरे पिताजी का है, सरदार बहादुर शोभा सिंह। पिताजी ने इसी बीच जंतर मंतर पर कोठी बनवाई। कुछ साल बाद उनका मन इस कोठी से भी भर गया और आज के 30 जनवरी मार्ग पर उन्होंने पुरानी कोठी से भी बड़ी हवेली बनवाई, जो बाद में त्रावणकोर के महाराजा को बेच दी। उस वक्त ये बहुत बड़ा मकान था, इसका बाग बहुत बड़ा था। पीछे सब्जियों का एक बाग था, अस्तबल थे घोड़ों के और नौकर घर थे। ये मकान फिर उन्होंने बेच दिया महाराजा ट्रावणकोर को और अब ये केरला गवर्नमेंट ने ले लिया है, केरला हाउस से। मैं यहाँ आज 50 साल के से ज़्यादा के ऊपर हो गए हैं मुझे यहाँ आए, मगर अंदर जाने को जी नहीं चाहता। आगे की पढ़ाई के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में खुशवंत ने दाखिला लिया। कॉलेज में ही वो आजादी के आंदोलन से जुड़ गए। ये वो दौर था जब गांधी जी महात्मा कहलाने लगे थे। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। खुशवंत खौल उठे, कॉलेज की इमारत पर चढ़ गए, भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाया और तिरंगा फहराया शान से। जाहिर है कॉलेज छोड़ना पड़ा और जा पहुंचे लाहौर। वहां के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान चेतन आनंद, बलराज साहनी और बीआर चोपड़ा उनकी मित्र मंडली में थे। इस बीच सितार सीखने और चित्रकला की धुन सवार हुई। जा पहुंचे कोलकाता और शांति निकेतन में एडमिशन लिया। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकातें हुईं। कुछ समय बाद चित्रकला से मोहभंग हो गया, लेकिन सितार सीखते रहे। इसी बीच तबीयत खराब हुई तो वापस लाहौर आ गए। पढ़ाई अस्त व्यस्त हो चुकी थी। पिताजी ने लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दिया। किसी तरह 3rd डिवीजन में बीए कर लिया। ये 1934 का साल था। पढ़ाई के दौरान घर की याद सताती। खुशवंत घंटों रोते रहते। घर के लोग भी सोचते, आखिर ये लड़का क्या करेगा। खुशवंत हरदम बकबक करते रहते थे, इसलिए घर के लोगों ने उन्हें वकील बनाने का फैसला किया। लंदन में खुशवंत कानून की पढ़ाई करने लगे।
उन दिनों दुनिया भर में भारतीय हॉकी की धूम थी। जर्मनी में भारतीय हॉकी देखने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते। लंदन यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों की एक हॉकी टीम बनी और जर्मनी खेलने गई। खुशवंत इस टीम के सदस्य थे। इसी तरह करते करते 5 साल बीत गए। 3 साल वाली कानून की डिग्री खुशवंत ने 5 साल में पास की। फिर कानून में पीजी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन कर ना पाए। हथियार डाल दिए। हाँ, एक बड़ी बात हो गई। बचपन की यानी प्राइमरी स्कूल की एक दोस्त से मुलाकात हो गई। चक्कर कुछ ऐसा चला कि 30 अक्टूबर 1939 को दोस्त कंवल मलिक खुशवंत की दुल्हन बन गई। It was a love marriage. My mother and father were in the same school, in modern school, so they knew each other from a very young age. 3-4 लड़कियां थीं, सब लड़कों का सब लड़कियों से लव रहता था। ये लव एट फर्स्ट साइट तो मालूम नहीं, मगर गोरी चिट्टी थी, टॉम बॉयज थी। She was studying in England when he was also studying in England. So my father sort of felt that this is the woman that he would like to marry. So through the parents, they communicated with each other. दिल्ली में खुशवंत सिंह के ब्याह की चर्चा सुर्खियों में रही। होती भी क्यों ना, देश के जाने माने लोग इसमें शामिल हुए थे। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। बारात गई थी एक जनपद से एक तुगलक रोड। शादी के बाद पिताजी ने लाहौर में एक फ्लैट किराए पर ले दिया और उपहार में दी एक शानदार कार। शादी करते ही लाहौर ये फ्लैट था जो मॉल के ऊपर, वहाँ ये रहना शुरू कर। और सब जानते थे कि ये बहुत अमीर घराने के लड़के हैं, पर ये बाइसिकल पे ही जाते थे दोनों। मोटर तो रखी हुई थी, हाई कोर्ट जाते थे तो मोटर पे जाते थे। इस तरह खुशवंत सिंह एडवोकेट की पहली पारी शुरू हो गई। वहां के वकीलों में धाक जम गई, लेकिन वो अच्छे वकील न बन पाए। फिर भी 7 साल काटे। 5 साल कानून की पढ़ाई और 7 साल की फ्लॉप वकालत। कुंठा और हताशा ने चिड़चिड़ा बना दिया। He practiced law in Lahore for about, I think, 2 or 3 years, but he didn't like it. कुछ चल भी पड़ी मेरी प्रैक्टिस, मुझे यकीन है कि मगर मैं अड़ा रहता वहाँ, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचना मुश्किल नहीं था। कई मेरे से भी घटिया वकील वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट तक। तो मगर मेरी उसमें कतई दिलचस्पी नहीं थी वकालत। पिताजी ने समस्या समझी और लाहौर के लॉरेंस रोड पर एक शानदार बंगला खरीद कर दिया। खुशवंत ने एक और जोर लगाया। कॉलेज में पार्ट टाइम कानून पढ़ाने लगे, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। हताशा हद पार कर जाती तो शिमला या कसौली आ जाते। पिताजी का एक घर वहां भी था। कसौली का पहाड़ी सौंदर्य अच्छा लगा। रोज मीलों पैदल चलते और जिंदगी के बारे में सोचते। लिखने पढ़ने की शुरुआत शायद इसी दौर में हो गई। इसी वजह से कसौली खुशवंत के लेखन में अक्सर नजर आता है और कसौली ने भी खुशवंत को हमेशा याद रखा है। खुशवंत सिंह के बहाने दूर दूर से लिखने पढ़ने के शौकीन यहां जमा होते हैं। मेरे फादर ने सब उनके राइटिंग्स इधर कसौली में, सबसे ज़्यादा इधर कसौली में किया था। और ये बड़ी क्रिएटिव जगह है। इधर बिल्कुल शांति है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है और इधर नेचर इज़ ऑल इट्स ब्यूटी। तो ये बड़ी क्रिएटिव जगह है। खुशवंत के नाम एक फेस्टिवल, एक उत्सव
और हमारा ख्याल है बहुत ही अच्छा आइडिया है। और रिस्पांस जिस तरह लोग सैकड़ों की तादाद में आए हैं, मुझे इस पर बिल्कुल ताज्जुब था कि इतने लोग आएंगे और रहेंगे शुरू से आखिर तक, और बीच बीच में खूब पकौड़ा और चाय खाएंगे पिएंगे। और आई थिंक मैंने इस उत्सव से बहुत सीखा है, बहुत दिलचस्प बोलने वाले थे, एंड उम्मीद है कि ये शुरुआत है और हर साल एक ऐसा फेस्टिवल होगा। ट्रिब्यून में इन्हीं दिनों पुस्तक समीक्षा का अवसर मिला। इसे आप खुशवंत सिंह की पत्रकारिता का आगाज मान सकते हैं। लेखक और पत्रकार वाले रूप पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जब देखा कि काले कोट से जिंदगी उजली नहीं बन सकती, तो भारी मन से लाहौर को अलविदा कह दिया। दिल्ली आया, कोई नौकरी नहीं थी और कोई काम नहीं था, और इतना था कि वकालत नहीं करनी। देश आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 की रात 32 बरस के खुशवंत हजारों लोगों के साथ संसद भवन जा पहुंचे। वो लिखते हैं, रात 11 बजे तक हम संसद भवन जा पहुंचे। ठसाठस भीड़ थी, लेकिन कोई हुड़दंग नहीं। बीच बीच में नारे लगते थे, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। 12 बजने से 1 मिनट पहले सन्नाटा छा गया। सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया। इसके तुरंत बाद पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण लाउडस्पीकर पर गूंजा। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी, और हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। भाषण खत्म हुआ। लोग खुशी से पागल हो गए। वे नाच रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे, नारे लगा रहे थे। रात 3 बजे घर लौट पाए। अगली सुबह 15 अगस्त की थी। लाल किले पर भारी भीड़ जमा हो गई। आखिरी बिगुल बजा। माउंटबेटन ने यूनियन जैक उतारा। नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और बैंड ने राष्ट्रगान बजाया। सारे देश को सलाम करने के लिए तोपें गरज उठी, लेकिन सब कुछ सुनाई दिया, दिखाई ना दिया। कैसे दिखता? खुशी के आंसू बार बार भर आते थे और उन आंसुओं के बीच कुछ भी साफ नजर नहीं आता था। अगले दिन फिर वही सवाल, अब खुशवंत क्या करेंगे? इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने पिताजी को संदेश भेजा कि वो खुशवंत को लाहौर में रहने के लिए मना लें। दरअसल जिन्ना लाहौर हाई कोर्ट में खुशवंत सिंह को जज बनाना चाहते थे। I was assured by Jinnah personally to stay on in Lahore. He wanted to make me a high court judge. लेकिन किस्मत मेहरबान हो तो कौन रोक सकता है। लंदन के इंडिया हाउस में सूचना अधिकारी के पद पर काम करने का प्रस्ताव मिला। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। खुशवंत ने ज्वाइन कर लिया। कुछ दिनों के बाद कनाडा तबादला हो गया। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, खुशवंत कनाडा में ही थे। शोक सभा हुई तो दूतावास में राष्ट्रगान की रिकॉर्डिंग तक नहीं थी। नए नए आजाद हुए देश को छोटे छोटे इंतजाम के लिए जूझना पड़ रहा था।
बहरहाल शोक सभा में पियानो पर खुशवंत सिंह ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। घटना चक्र ऐसा घूमा कि तबादला फिर लंदन हो गया। यहां वो पंडित नेहरू के संपर्क में आए। नेहरू जी के साथ खुशवंत सिंह को नए अनुभव हुए। आ बैल मुझे मार की तर्ज पर खुशवंत सिंह को भी मुसीबत मोल लेने की आदत पुरानी थी, लिहाजा एक बार फिर हाथ में इस्तीफा नाच रहा था। यह 1950 का साल था। बेरोजगार खुशवंत भारत लौट आए। परिचितों के बीच मजाक उड़ाया जाने लगा, उन्हें निखट्टू कहा जाता। वो बेहद तनाव में थे। तो आई रिज़ाइन, बहुत मेरे से खफा मेरे माँ बाप कि देखो इन्हें एम्बेसडर हो जाना सी, ये अपने आप में बहुत समझदा है, किताबां पढ़ लियां 2-4, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन फिर आसमान से नौकरी टपकी। आकाशवाणी में अंग्रेजी के प्रोग्राम प्रोड्यूसर बन गए। बमुश्किल 2 साल काटे। फिर उन्हें लगा कि आकाशवाणी में उनके लिए करने को कुछ नहीं है। नतीजा एक और इस्तीफा। नौकरी छोड़ी तो 5 साल के लिए पेरिस में यूनेस्को के जनसंचार विभाग में नई नौकरी मिल गई। खुशवंत लिखते हैं कि पेरिस में उनका काम बड़ा बोरियत भरा था। खाली होते हुए भी काम करने का ढोंग रचना पड़ता, जैसा इन दिनों दिल्ली में लोग करते हैं। उन पर कम्युनिस्ट होने का लेबल लग गया था। इस वजह से अमेरिकी वीजा मुश्किल हो गया। आखिरकार इस नौकरी को भी लात मार दी। घर के लोग नौकरियों के साथ आंख मिचौली से परेशान थे। कहते, आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? लेकिन हर बार पिताजी संकट मोचक बन जाते। उन्होंने एक बार फिर सहारा दिया और सुजान सिंह पार्क में ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट और शानदार कार दी। चंद रोज बाद फिर एक नई नौकरी। भारत सरकार की पत्रिका योजना के संपादक बन गए। लेकिन यहां भी जैसे तैसे 1 साल काटा। सरकारी बंदिशों वाली पत्रिका में कैसे निभती? छोड़ दी नौकरी। इसके बाद खुशवंत की पारी एक लेखक और पत्रकार की थी। सारे देश ने पहली बार खुशवंत का यह रूप देखा। ये कहानी हम आगे बताएंगे। पहले परिवार के बारे में जान लें। उनके बचपन की दोस्त और पत्नी कंवल मलिक अब इस दुनिया में नहीं हैं। अंतिम दिनों में खुशवंत ने उनकी खूब सेवा की। पत्नी की विदाई से पहले खुशवंत ने लिखा, जिसने जिंदगी के 60 साल से भी ज्यादा साथ बिताए हों, उसे सारे दिन बैठे बैठे मिटते हुए देखना तकलीफ दे था। गुम होती याददाश्त, बोलने में लाचारी, पिंजर होता शरीर धीरे धीरे कुम्हलाता जा रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि पत्नी मेरे बाद वर्षों तक जीवित रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लगता है अगर वो मुझसे पहले चली गई तो मैं लेखनी को किनारे रखकर हमेशा के लिए लेखन से विदा ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी वो लिख रहे हैं। 97 साल की उम्र में इतनी दिमागी सक्रियता किसी और में आपने देखी है? लंबी उम्र तो उनके पिता और मां की भी थी। सर शोभा सिंह 18 अप्रैल 1978 को 90 साल की उम्र में विदा हो गए। जिंदगी भर पिता ने सहारा दिया था। खुशवंत एकदम अकेले पड़ गए। उन्होंने लिखा, मैं सुन्न पड़ गया, देर तक जड़ बैठा रहा, रात भर सो नहीं पाया। अगर उनका सहारा न होता तो खुशवंत क्या कर पाता? एक किताब भी ना लिख पाता। पिता के जाने के बाद मां बीमार रहने लगी। 9 मार्च 1985 को उन्होंने भी इस दुनिया से विदाई ले ली। खुशवंत के बेटे राहुल सिंह हैं, जो खुद भी जाने माने लेखक हैं। बेटी माला दयाल दिल्ली में ही रहती हैं। राहुल सिंह के पास पिता से जुड़ी यादों का बड़ा खजाना है। He is much more conservative than
the image of him. The image of him is, you know, very क्या कहते हैं, very unorthodox, very bohemian, जैसे कहते हैं ना, bohemian. But in fact, he is quite an orthodox. He was an orthodox father, quite a strict father. So very different from the image that he has portrayed of himself, but totally honest. खुशवंत सिंह इन दिनों सुजान सिंह पार्क के अपने घर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक वो स्विमिंग करते थे, टेनिस खेलने जाते थे और ड्राइविंग भी खुद कर लेते थे। लेकिन अब देह थकने लगी है, इसलिए बाहर निकलना करीब करीब बंद है। किसी फौजी की तरह उनका दिन घड़ी की सुई के साथ बंधा हुआ है। वो उसमें कोई दखल पसंद नहीं करते। चाहने वालों को हर हफ्ते उनका कॉलम पढ़ने को मिलता है। हर हुनर के महारथी उनसे मिलने रोज आते हैं और मिलने का वक्त एकदम तय होता है। You are my hero, and you are also, you have been my professor, and so I was very keen that this book I must present because this is my autobiography. Will read, will praise, as they say. और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे खुशवंत के नए नए रूप। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खुशवंत सिंह की। दरअसल किसी किसी की जिंदगी में इतने ड्रामे होते हैं कि सुनने वाले यकीन तक नहीं करते। खुशवंत सिंह के साथ कुछ ऐसा ही था। कुछ उनका मूड और मिजाज, तो कुछ कुदरत का खेल उन्हें जिंदगी के नए नए रंग दिखाता रहा। सारी दुनिया को अपने पैरों से नाप कर खुशवंत ने अपने वतन में जब लिखना शुरू किया तो एक के बाद एक किताबों की झड़ी लगा दी और एक ऐसी जिंदगी को जिया जिस पर कोई भी रश्क कर सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए वाले अंदाज में खुशवंत सिंह योजना मैगजीन की नौकरी छोड़कर दिल्ली में पिताजी के दिए घर में आ बसे थे। हालात ने उन्हें लेखक और पत्रकार बना दिया था। चीजों को ऑब्जर्व करने की उनकी आदत इस पेशे में बहुत काम आई। एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। बचपन में शैतान तो थे ही, भाई के साथ मिलकर शरारतें दोगुनी हो जाती थीं। स्कूल में पढ़ते थे तो भाई के साथ मिलकर एक जहरीला कोबरा पकड़ लिया। उसे डब्बे में बंद कर स्कूल की प्रयोगशाला में लाए। विज्ञान के सर थे चौबे जी। वो खुश हो गए और जार में कोबरा सांप बंद करने के लिए डब्बे का मुंह खोला। कोबरा उन पर झपट पड़ा। दरअसल चौबे जी उसे मरा सांप समझ रहे थे। इस घटना का एक एक पल बयान करते हुए खुशवंत सिंह ने जिंदगी की पहली कहानी लिखी, द मार्क ऑफ विष्णु। न्यूयॉर्क की ये हार्पर्स मैगजीन में कहानी छपी। बाद में जब लाहौर में वकालत नहीं चली तो निठल्लेपन के दौर में कुछ और कहानियां लिखी। ये सभी कहानियां बाद में मार्क ऑफ विष्णु कहानी संग्रह में छपी और बेहद लोकप्रिय हुई। When I came out of Lahore and got a job in the Ministry of External Affairs in London and gave them to a publisher, and that got published first in England under the title of Mark of Vishnu and Other Stories, and that's how it got started. इसी तरह 1934 में
जब बीए 3rd डिवीजन में पास किया तो फिर हताश थे। याद आई अपनी दादी की, जो बचपन में उन्हें रोज कहानियां सुनाती थी। उनके बाल दही से धोती थी, मक्खन से मालिश करती थी और उदास खुशवंत को ताजगी से भर देती थी। उनकी याद में खुशवंत ने 1935 में कहानी लिखी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द कैनेडियन फोरम में यह कहानी छपी। खुशवंत सिंह की नजर में आज भी उनकी यह सबसे उम्दा कहानी है। क्यों ना हो, वो कहानी दादी पर थी। आज के कितने घरों में बच्चों को दादी का ये रूप देखने को मिलता है। इसके बाद 1950 में एक बार फिर खुशवंत तन्हा थे। रिटर्न होम कुछ नहीं सिवाय एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कुछ रिव्यूज़ और जेब में पैसा एक नहीं। और फिर बाप के ये सर पे रहना शुरू कर दिया। फिर थोड़े लोग कहने लगे निखट्टू है, बाप दी कमाई ते रहंदा है। पिताजी का एक घर भोपाल में भी था, वहां की खूबसूरत बड़ी झील के किनारे। उदास खुशवंत ने झील के किनारे बैठकर अपना नायाब कोहिनूर रचा। ये एक उपन्यास था, नाम था मनोमाजरा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर यह उपन्यास केंद्रित था। इंग्लैंड में यह उपन्यास छपा ट्रेन टू पाकिस्तान के नाम से। 50 साल बाद भी यह उपन्यास भारतीय साहित्य में बड़े सम्मान से पढ़ा जाता है। इस पर जानी मानी फिल्म निर्देशिका पैमेला रुक्स ने फिल्म भी बनाई थी। अफसोस, पैमेला कम उम्र में ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन हम आपको दिखाते हैं इस फिल्म के कुछ अंश। इस पास से सिख, इस पास से। आपका सारा सामान ले जाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। अब जो सामान आपके हाथ में है सिर्फ वही ले जाने की इजाजत है। साहब जी, ये सारा सामान इन्होंने पीछे की में छड़ सकते हैं। हिफाजत कौन करूं? बहस मत करो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। 5 मिनट देता हूँ इन ट्रकों में सवार होने के लिए। जो चढ़ गया वो चला जाएगा, जो नहीं चढ़ सका वो छूट जाएगा। क्या है? इंस्पेक्टर साहब कुछ लोगों के साथ आपको मिलने आए। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना। इसकी उम्र मेरी बेटी जितनी होगी।
आज होती तो मेरी बेटी इतनी ही होती। इन्हीं हाथों से उठाई थी उसकी लाश, फूल की तरह हल्की थी, आत्मा का बोझ भी नहीं था। Millions of refugees were pouring out of Pakistan into India and from India into Pakistan. The experience was something that haunted me. And I started making notes. I said, this must be put on record. That's why I don't call Train to Pakistan a novel. It's really a documentary. जिंदगी जब बार बार नाकामी देती है तो इंसान अक्सर धर्म और ईश्वर पर भरोसा छोड़ देता है। खुशवंत के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो अपने सबसे खराब दिनों में शानदार लेखन कर रहे थे। वो लिखते हैं, सभी धर्मों से मोहभंग सा हो गया था। इनमें मेरा अपना धर्म भी शामिल था, मगर सिख बिरादरी से गहरा लगाव था। अरदास रटी हुई थी। मैं कभी गुरुद्वारे नहीं जाता, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता। मैं उसको वक्त ज़ाया करने समझता हूँ, पूजा पाठ को। पर जिसे कहते हैं ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो मेरे में बहुत है कि मैं सिख हूँ, पैदा सिख हूँ, घराने में हूँ, और आई हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सिख कम्युनिटी। He does not, superstitions, astrologers, he makes fun of all of them. बेरोजगारी के इसी आलम में रॉकफेलर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट मिला। 3 साल में सिखों के इतिहास पर शोध करना था। इसके लिए उन्हें लंदन, कनाडा, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और बर्मा यानी आज के म्यांमार की यात्राएं करनी थीं। गदर आंदोलन और इंडियन नेशनल आर्मी में सिखों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2 खंडों में ये शोध हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के नाम से प्रिंसटन और ऑक्सफोर्ड में छपे। 3 साल सिर्फ सिख रिलीजन और हिस्ट्री पे काम करता रहा। ग्रंथ साहब मैंने कभी पूरा पढ़ा नहीं था, वो पढ़ा पेंसिल लेके, ग्रंथियों के साथ बैठ के, और सिलेक्शंस की, ट्रांसलेशंस किए, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखे, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में काम किया। उन 3 सालों में एक ऑब्सेशन सा हो गया, सिखिज़्म, सिख हिस्ट्री। तो 4-5 किताबें उन 3 साल में लिखी। फिर क्या था? खुशवंत सिंह चारों तरफ छाए हुए थे। रोचेस्टर और प्रिंसटन विश्वविद्यालयों में उनके व्याख्यान हुए। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में तो उन्हें सिख पंथ पर भाषण देने बुलाया गया। लंदन के एल्बर्ट हॉल में हजारों लोग खुशवंत का भाषण सुनकर रोने लगे। जो खुद अकेले में अपनी किस्मत पे रोता था, उसे सुनकर दुनिया रो रही थी। शायद इसी को विडंबना कहते हैं। खुशवंत लिखते हैं, मुझे अपने सिख होने पर नहीं, बल्कि इस बात पर गर्व हुआ कि सिखों को मुझ पर गर्व है। अपने जीवन में मुझे सबसे अधिक संतोष सिख धर्म और इतिहास पर काम करके हुआ। इसमें मैंने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा को आदर्श बनाया था। मैं सोचता था, वो लड़का जो अपने स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं पास न कर सका, वो प्रोफेसर हो गया और डॉक्टरेट किए बिना डॉक्टर सिंह कहकर बुलाया जाने लगा था। At the end of my volume 2, I wrote 2 words in Latin, which people don't connect with the book. It is opus exegi, which means my life's work is done. खुशवंत की ख्याति दूर दूर तक थी। इसी दौरान उन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1967 में द इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक पद पर काम करने का न्योता मिला। अगले 12 साल मुंबई में इसी पत्रिका के साथ बीते। वो वीकली का स्वर्ण काल था। सर्कुलेशन 40,000 से
4,10,000 तक जा पहुंचा। जब मैंने वीकली लिया तो मेरे बिल्कुल साफ 3 प्लान्स थे अपने दिमाग में: इन्फॉर्म, अम्यूज, प्रोवोक। ये एक छोटी सी वीकली दकियानूसी पुरानी रवायात पे कुछ ख़ास सर्कुलेशन नहीं थी, तो इस आदमी ने उसको एक नया रूप दिया, एक सचमुच एक नई जर्नलिज्म दी इस देश को। सर्कुलेशन बढ़ती चलेगी और 80,000 से मैंने ली थी इसकी सर्कुलेशन 4 लाख तक पहुंचा दी। 40-50 साल पहले के भारत में ये एक चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार सर्कुलेशन पर एक तरफा रोक लगानी पड़ी। खुशवंत ने इस दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान जंग का कवरेज किया और लोगों को हैरत में डाल दिया। वो पाकिस्तान गए, जनरल टिक्का खां, जुल्फिकार अली भुट्टो और पर्दे की परियों में से एक बेगम पारा के साक्षात्कार लेने वाले पहले भारतीय पत्रकार बने। यही नहीं, जब इस्लामाबाद जेल में भुट्टो को फांसी दी गई तो भारत की तरफ से वो अकेले पत्रकार थे जिन्होंने ये दृश्य देखा और उसकी रिपोर्टिंग की। करीब करीब हर तीसरे साल वो पाकिस्तान जाते रहे। वहां वो इतने लोकप्रिय थे कि सड़क चलते आम आदमी उन्हें पहचानता था। टैक्सी वाला किराया नहीं लेता था और दुकानदार कोई भी चीज खरीदने पर मूल्य नहीं लेते थे। वहाँ तो गांव में तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कैसे क्या रिसेप्शन होगा, मगर वहाँ तो मैं 3 बजे दोपहर को पहुँचा। आतिशबाजियाँ और फूल और हार और खुशामदीद और स्पीचेस मेरे जब मुझे कहा बोलने को, मैं बोल नहीं पाया, मेरे आँख भर गई, गला रुक गया बिल्कुल। वैसे तो यूरोप के अनेक देशों में उन्हें लोग यूं ही पहचान लेते हैं। ये लोकप्रियता खुशवंत के सर चढ़कर बोली, उन्हें नशा हो गया। वो लिखते हैं, कामयाबी से मेरा दिमाग चढ़ गया था। मेरा ख्याल था जिस दिन वीकली छोड़ दूंगा उस दिन उसका पतन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये उनका भ्रम था। वीकली से उनकी विदाई तकलीफदेह थी। एक दिन एक चिट्ठी मिली और वो वीकली के संपादक नहीं रहे। I thought the weekly was my child, मेरा बच्चा है, मैंने पाला है। और ये गलती थी, बच्चा तो मालिकों का था, उन्होंने जब हटाना चाहा हटा दिया। खुशवंत सदमे में थे और तब अल्लामा इकबाल के इन लफ्जों ने उन्हें हौसला बख्शा। जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। उन्होंने भावुक विदाई लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा था, वीकली में बल्ब के रूप में मेरा प्रतीक अब आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद खुशवंत को मुंबई याद आता रहा, वहां के लोग याद नहीं आए। लेकिन अब तक खुशवंत को किसी नौकरी की दरकार नहीं थी। कुछ महीने आराम किया, फिर लगभग साल भर नेशनल हेराल्ड के संपादक रहे। एक और पत्रिका दिल्ली से संबद्ध रहे, सूर्या के सलाहकार संपादक रहे और 32 बरस पहले यानी 1980 में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। यह उनकी कलम का कमाल था कि इसी दौर में वो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद खुशवंत सिंह सिर्फ खुशवंत सिंह हैं। सारी दुनिया शब्दों के इस जादूगर को सलाम करती है। पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है, उनके टैलेंट को रिकग्नाइज करती है। ट्रेन टू पाकिस्तान तो उनके मैं समझती हूँ क्लासिक उनका जो नावल है, बहुत सारे भाषाओं में वो ट्रांसलेट हुआ है और पूरी दुनिया वो टाइटल को जानती है। बट उनकी जो 2 वॉल्यूम्स है जो सिख हिस्ट्री पे है, वो स्कॉलरली और डेफिनेटिव वर्क्स अबाउट द सिख्स,
which will be the immortal works of Khushwant Singh. खुशवंत सिंह का लेखन हल्का फुल्का भी है। एक तरफ उनके लतीफों पर ठहाके लगते हैं तो दूसरी ओर उन पर अश्लील लेखन के आरोप भी लगे। उनके दोस्तों में महिला मित्र भी कम नहीं हैं, लेकिन वो खुशवंत के बारे में अपनी राय एकदम अलग रखती हैं। Khushwant Singh just loves this reputation, you know, of a drunk, of a womanizer, and that of a dirty old man. उनको खुशी होती है कि भाई लोग उनकी बुराई करें, कि लोग उनको शराबी समझें, कबाबी समझें और समझें कि भाई ये औरतों के ही चक्कर में रहते हैं। लेकिन वो निहायत शरीफ इंसान है and he is, you know, a thorough gentleman. जानी मानी लेखिका किश्वर देसाई खुशवंत सिंह की पुरानी दोस्त हैं। किश्वर ने खुशवंत पर एक फिल्म भी बनाई है। इस फिल्म के कुछ हिस्से आपने शो में भी देखे हैं। किश्वर की यादों में खुशवंत का एक नया रूप है। इतना हंसमुख इंसान, you know, so happy to meet people and so generous with his knowledge, with his information. But I'll tell you the one thing which I really liked about him was his honesty. बिल्कुल डायरेक्ट हैं, मुंह फट हैं, कभी कभी आपको वो भी कह देंगे जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विथ हिमसेल्फ ऑल्सो। मतलब कि आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको वो सच बात बताएंगे। अब उस तरह के आपको लोग नहीं मिलते हैं जो हु कैन रिसाइट पोएट्री, अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में हो, जोक्स, a huge fountain of jokes and gossip. He was the first person I went to in my acknowledgements. I have, you know, acknowledged the fact that he is the one who actually supported me to become a writer. तो जब मैंने डार्लिंग जी लिखी, मैं पहली किताब में हर वक्त मैं यही करती हूँ, जो पहली किताब होती है उन्हीं के पास जाती हूँ, उन्हीं को देती हूँ। तो उनको मैंने वो किताब दी, फिर उसके बाद विटनेस द नाइट, उसके बाद ये ओरिजिन्स ऑफ लव। आई ऑलवेज गो एंड प्रेजेंट माय फर्स्ट कॉपी पब्लिकली जो देती हूँ, always before my launch I give him a copy, and he's very, very encouraging. You know, he's very happy to see that I have also joined the ranks of being a writer. ये खुशवंत का कमाल है कि जो भी उनके संपर्क में आता है बस उनका होके रह जाता है। जाने माने फिल्मकार सुरेश कोहली के अनुभव भी ऐसे ही हैं। सुरेश कोहली के खुशवंत से संपर्कों के कई दशक बीत चुके हैं। उनके कैमरे में भी खुशवंत के कई कोण नजर आते हैं। खुशवंत सिंह अपने आप में एक बड़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है और कोई वल्नरेबल एस्पेक्ट अपनी पर्सनैलिटी का वो आपके सामने लाने नहीं देते। वो आपको हंसते हुए मिलेंगे, उससे मजाक करते हुए बातें करते हुए, सीरियस बातें भी यूँ करके चल देंगे। जो डेडिकेशन और जिस डिसिप्लिन और जिस सीरियसनेस के साथ वो लोग लिखते हैं, एक प्रॉपर उनका स्केड्यूल बना हुआ है, उससे टच से बस नहीं होते। दिल्ली के जाने माने प्रकाशक अशोक चोपड़ा खुशवंत के रंग में कुछ यूं रंगे कि किसी और दोस्त का रंग उन पर न चढ़ा। Nani Palkiwala was certainly my godfather, but Khushwant is the God whom I worship every morning. तो ये रिश्ता है, इमोशनल कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, but he is the God I respect, I worship every morning, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की। वो मदद तो सभी की करते हैं, कोई चला जाए, लेकिन मैं कहूँगा बहुत मदद की, बहुत उन्होंने गाइड किया। He is a very generous man. And he never talks about himself and his generosity. आपको शायद ताज्जुब होगा सुन के कि जितनी रॉयल्टीज़ आती हैं उनकी किताबों की, वो अपने पास नहीं रखते हैं, सब डोनेट कर देते हैं। All his books are popular, particularly his books which are original works and not part of his columns, which are his original books, like his fiction, his non-fiction, his translations of the scriptures, and even his translation of Amrao Jan,
or Ruswa Zumrao Janada, or his translation of Iqbal's Shikwa or Jawab Shikwa. So these are evergreen books now. They will become classics one day. They're already, I don't know how many reprints they would have gone into. Shikwa or Jawab Shikwa, I think, has already gone into over 25 reprints. योजना आयोग की सदस्य सईदा हामिद भी कलम के इस बाजीगर की मुरीद हैं। आज भी वक्त मिलता है तो खुशवंत के साथ बेहतरीन शाम बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मुझे याद है, छोटी बच्ची मैं खेलने बाहर गई तो लड़कियों ने मुझसे, जब मेरा नाम जाना तो मुझसे खेलने से इनकार कर दिया और कहा ये तो मुसलमान है, इसके साथ हम नहीं खेलेंगे। वो ज़माना बहुत टेंशन का ज़माना था। तो मैं फिर 2-3 दिन तक मैं बाहर गई नहीं। तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं जा रही हैं आजकल? तो मैंने कुछ नहीं बहाना बनाया, बच्चे अपनी असलियत नहीं बताना चाहते। तो फिर और प्रोब किया तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने बताया उनको। तो मेरे वालिद उनको जानते थे, तो मुझे उनके घर लेके गए और तो खैर मिलाया उनसे। तो उन्होंने, छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बहुत हंसे और कहा कि अच्छा ये हुआ है इसके साथ, अच्छा इससे कहो कि इसको लिख डाले। तो मैंने बहुत हेजिटेट, अपनी ये बात भी खोल के लिख भी दूँ। बहरहाल मैंने लिखा, और जो लिखा तो वो एक शंकर्स वीकली उस ज़माने में एक बच्चों का एनुअल इशू होता था, उसमें वो न सिर्फ छपा, उसको इतनी प्रोमिनेंस मिली। और जब उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मेरे ख़्याल में इस देश का कोई अखबार नहीं था जिसने मेरी और पंडित जी की तस्वीर न छापी हो। सिर्फ उन्होंने बस वो सिंगल आउट किया, क्योंकि ये एक कम्युनल इंसिडेंट, एक छोटी बच्ची की ज़बानी। तो वहाँ से जो खुशवंत जी से मेरा सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक मैं कहती हूँ थैंक गॉड, अल्लाह और भगवान का शुक्र है कि आज तक वो कड़ी हमारी बरकरार है। वाइन, विमेन एंड सॉन्ग, ये उन्होंने अपना एक पर्सोना बना रखा है। और बहुत जल्दी मुझे खैर बहुत जल्दी, यानी कि बीच में काफ़ी अरसे तक मैं जब हिंदुस्तान से बाहर रही तो उतने अरसे हम मिले नहीं, मगर अंदाज़ा मुझे इस बात का हो गया कि वो उनका पर्सोना है, उन्होंने एक इमेज बनाई है। मगर जो अंदर के खुशवंत हैं वो एक और ही एंटिटी हैं, वो एक और ही नई शय है। दिल्ली के प्रमोद कपूर उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें दुनिया के इस बेजोड़ सितारे की सोहबत हासिल है। वो केवल खुशवंत की किताबों के प्रकाशक ही नहीं हैं, बल्कि उनके शब्दों के सफर के साक्षी भी हैं। अपने आप में बड़े यूनिक ऑथर, पर्सनालिटी, ह्यूमन बीइंग, जो भी आप कह लें, वो हैं। और ये मैंने ज़रूर देखा कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो इनको बिल्कुल दिल से अच्छे लगते हैं। जैसे नेचर पर, ये अगर इनसे कुछ बात करने लगी दिल्ली में सीजन्स की या ट्रीज़ की या बर्ड्स की, तो उसमें ये इनके पास सब कुछ है, ये सब कुछ जानते हैं और इतनी खुले दिल से वो पूरी चीज़ें बताएंगे। एक किसी चिड़िया को भी दिन भर अगर इन्होंने देखा है और उसका मूवमेंट देखा है, उसकी बिहेवियर देखा है, तो वो सब कुछ याद रहता है। तो एक नेचर इनका जो है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। सदाबहार खुशवंत आज भी सदी के दस्तावेज की तरह हमारे बीच मौजूद हैं। करीब करीब 100 साल का सफर देखने वाले दुनिया में आखिर कितने लोग बचे हैं? शायद ही कोई हो। सरदार खुशवंत सिंह, हम आपको सलाम करते हैं। तो ये था शब्दों के सितारे खुशवंत सिंह पर हमारा खास प्रोग्राम सलाम खुशवंत। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी नए शब्द सितारे के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।